स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर के साथ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये तो हमारा वो वाला चैप्टर है, चिंटू लाल और मिंटू लाल की कहानियों वाला चैप्टर, ठीक है। तो इसको तो हम चिंटू लाल मिंटू लाल की कहानियों से समझ लेंगे, ज्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। कहां से इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो भी बताते चलूंगा, आ जाए। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, है ना, कि आपको पता है फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है? वो चेंजेस जिसके अंदर कोई फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा, फिजिकल चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर एक गैस थी तो वो लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई, मतलब फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है, वो हमारे कहलाते हैं क्या? फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होते हैं? जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ही पूरी तरीके से बदल जाती हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, इसके ज्यादा डीपली जाने की मुझे जरूरत नहीं है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? Chemical reactions in the process which substance undergo transformation resulting in the formation of new substance। ये डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती, तुमसे कोई बोर्ड एग्जाम में तो पूछेगा नहीं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। इतना बेसिक बोर्ड एग्जाम अब नहीं आता, आज से 5 साल पहले आता होगा, अब नहीं आता, ठीक है। बट आता क्या है, इसकी डेफिनेशन जरूर पूछी जा सकती है बेटा, गौर फरमाइएगा। डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब यहां पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोनों अलग अलग हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन हम बता रहे हैं कि एक प्रोसेस हुआ जिसके अंदर एक कंपाउंड आया, दो कंपाउंड आया, दोनों मिल गए या तो दोनों बिछड़ गए और एक नया कंपाउंड बन गया। जबकि केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन, ये पता क्या है? केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। आई कैसे क्लियर है? आई कैसे क्लियर है? बताएं एक बार। 84,000 स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो यार तुम? क्या कर रहे हो तुम? मुझे क्यों डरा रहे हो तुम? मुझे डराओ मत यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है आज, है ना। ये हैप्पी बर्थडे कौन लिख रहा है? बेटा पिट जाओगे, शांति से पढ़ लो, पिट जाओगे, शांति से पढ़ लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं हर एक एक्टिविटी भी कराते चलूंगा, जहां पर जो एक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट आएगी वो एक्टिविटी भी मैं कराते चलूंगा। जैसे कि आपकी पहली एक्टिविटी यहां पर आ जाती है मैग्नीशियम रिबन वाली। इस चैप्टर की एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, तो देखो मैग्नीशियम रिबन की एक एक्टिविटी है, वो मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। मैग्नीशियम लिया हमने, ठीक है, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम रिबन को हमने घिसा, हमने उसे रब किया। रब क्यों करा? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है, तो उससे हम उसको रब करते हैं पहले ताकि वो ऑक्साइड लेयर हट जाए, और फिर उसे हम जलाते हैं। मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं। जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? बड़ी फ्लेम्स आती हैं, ल्यूमिनस फ्लेम्स आती हैं, बहुत ज्यादा रोशनी होती है, ठीक है। तो ये आपकी पहली एक्टिविटी जो कि होती है मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग पे। ये एक्टिविटी में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है कि मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो बहुत ल्यूमिनस फ्लेम्स आती हैं, और आगे हम पूरी जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वो हम पढ़ते चलेंगे। चलिए अगली एक्टिविटी देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के। देखो अभी हम बहुत बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, धीरे धीरे जब रफ्तार बढ़ेगी, पेस बढ़ेगा ना, तो तुम बोलोगे यार भैया अब मजा आ रहा है ना, थोड़ा बहुत बेसिक की बात कर रहे हैं। पहली चीज क्या है? चेंज इन कलर। ध्यान से देखना, अब एक सवाल उठता है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमें कैसे पता कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? तुम्हें कैसे पता कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ चेंजेस आते हैं, और उन्हीं चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। पहला क्या है? चेंज इन कलर। बेटा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चेंज इन कलर, देखना ध्यान से। एक रिएक्शन आपको दिखा रहा हूं, और जितनी भी ये रिएक्शंस यहां पर लिखी है ना, ये सारे मैं बेस्ट एग्जांपल्स को उठाकर लेकर आया हूं। इन्हीं एग्जांपल से सवाल आपका आ रहा होता है। जैसे कि पहला है हमारा Fe+CuSO4। इसके अंदर देखो क्या होता है, ये एक आपकी रिएक्शन भी है, मतलब एक आपकी एक एक्टिविटी भी है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसका सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का, बट जब आयरन आ जाता है ना तो आयरन इसको डिस्प्लेस कर लेता है। अभी पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टेंशन मत लो। इसको वो डिस्प्लेस कर लेता है और ये बना देता है FeSO4, जो कि होता है ग्रीन कलर का। पहले कलर क्या था? ब्लू, अब क्या हो गया? कलर ग्रीन। तो क्या हुआ? चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। आई गेस यूट्यूब में कुछ इशू तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जब आ जाते हैं लाइव के अंदर तो आई गेस कुछ ना कुछ लैगिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। 100 के लाइव करा दोगे तो मजा आ जाएगा, नहीं कराओगे तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही। चलिए ठीक है, FeSO4+Cu। अगला क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? CaO+H2O। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं ना तो क्या बनता है? क्विकलाइम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? याद आ रहा है? पढ़ा था कुछ, क्विकलाइम। क्विकलाइम को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? CaOH2। और ये क्या होता है? स्लेक्ड लाइम।
स्लेट लाइन, ठीक है, और बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो ये क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये बता रहा है कि टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। अगली रिएक्शन देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर गैस निकलती है, वो रिएक्शन कौन कौन सी है वो भी हम देख लेते हैं। Zn plus H2SO4 is equals to ZnSO4 plus H2। ये वाली भी एक एक्टिविटी है, ये भी एक एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ बस चेंजेस देखते चलो। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसके लिए भी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हीट आपको देनी पड़ती है, एनर्जी आपको देनी पड़ती है। एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल। एंडोथर्मिक का एग्जांपल बताएंगे बेटा सब, एंडोथर्मिक का एग्जांपल बताएंगे। एंडोथर्मिक का क्या एग्जांपल है? एंडोथर्मिक का बड़ा ही प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना सा एग्जांपल है, जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, जब मैं इसको हीट करता हूं, इसमें हीट एनर्जी देता हूं, तो क्या होता है, ये बेचारा टूट जाता है, ये बिखर जाता है। किसमें बिखर जाता है? CaO plus CO2। ये क्या है? एंडोथर्मिक। क्या करा हमने, इसको हीट दी। एंडोथर्मिक का एग्जांपल समझ आ गया, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल समझ आ गया। आई होप ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो एक बार ओके लिख देंगे, ओ और के लिख देंगे, बताएं, ओ और के, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब यहां तक जो हमने पढ़ा, इस पे बोर्ड के अंदर सवाल कैसा आ सकता है देखते हैं। हमने अभी तक फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा, अब इस पे सवाल एक पूछा गया था, एक बात बताओ मुझे, आप बताना, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ कैंडल क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? और आपका बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? बताएं जल्दी, देख लेते हैं कितने बच्चों को आता है, देख लेते हैं, आज थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेते हैं, कितने बच्चों को आता है नहीं आता, बताएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये जो होता है ना मेल्टिंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल आपकी पिघलती है, उसका जो वैक्स है वो पिघलता है मेरी जान, तो क्या होता है, तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि वहां पर सिर्फ पिघल रहा है वैक्स। बट जब कैंडल बर्न होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, वो क्या है, केमिकल चेंज। तो याद रखना, अगर मैं बात कर रहा हूं बर्निंग ऑफ कैंडल, दिस इज अ केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज। यहां पर सवाल आते हैं एमसीक्यू के अंदर और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट तुम कंफ्यूज नहीं होगे, तुम मुझसे बढ़ के जा रहे हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, है ना। अब देखो कुछ बैलेंसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, हम बैलेंसिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर हम एक्टिविटीज के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम बैलेंसिंग देख लेते हैं, बैलेंसिंग की कुछ प्रैक्टिसेस हम कर लेते हैं। आ जाओ, वैसे तो बैलेंसिंग तुमने सबने पढ़ी होगी, बट एक बार देख लेते हैं। एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे गौर फरमाएंगे और इसको बैलेंस करेंगे सब मेरे साथ। आ जाओ, ट्राई करो सब, ट्राई करें भाई, अरे कर दो भाई ट्राई जल्दी फटाफट। नंबर 1 ट्रेंडिंग ऑन लाइव, शुक्रिया। चलें करेंगे, कैसे करेंगे? देखो बोर्ड एग्जाम के अंदर जब आपका सवाल आ रहा है, अगर एमसीक्यू में आ रहा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर नहीं देख रहा कि तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो। बट अगर ये 2 मार्क या फिर 3 मार्क वाले सवालों में आ रहा है तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे? इस प्रोसीजर से दिखाओगे। ये टेबल बनाना मैं बहुत बार बता चुका हूं। तुम्हें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबसे पहले उन एलिमेंट्स को लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर है सबसे पहले आपका आयरन, फिर आपको लिखना है क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन, फिर आपको लिखना है ऑक्सीजन, फिर आपको लिखना है रिएक्टेंट साइड पे कितनी कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है। आयरन की कितनी है? आयरन की 1 है। हाइड्रोजन की कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की कितनी है? 1 है। और प्रोडक्ट साइड पे कितनी है? प्रोडक्ट साइड पे है 3, 2, 4। अब आपको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करोगे? वहीं पे कहीं पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, वही आपका हिट एंड ट्रायल का जो मेथड होता है उससे आप सॉल्व करके आ सकते हो। देख लेते हैं एक बार, इसको सॉल्व करके ट्राई कर लेते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं आयरन को बैलेंस कर लेता हूं। यहां पर 3 आयरन है, तो भैया मैं इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ भैया कर दो, क्या दिक्कत है, आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलने देते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब अगली बात आ जाती है ऑक्सीजन की। यहां पर ऑक्सीजन 4, यहां पर 1। बड़ी गद्दारी है यार ये तो, है ना, बड़ी नानसाजी है। देखते हैं, इसको भी मैं क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बट जब मैंने यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया मेरे दोस्त, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन ने आवाज लगाई। हाइड्रोजन ने बोला अबे ओए क्या कर रहा है, अगर तू मुझे 4 से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये जो हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन 8 हो गए हैं, 8, और यहां पर तो 2 ही है। तो हाइड्रोजन ने बोला अबे क्या कर रहा है यार, मुझे तो 8 कर दिया। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुझे भी 8 कर देता हूं। तो मैंने इसको भी यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो फाइनल इक्वेशन क्या आई, आयरन को 3 से मल्टीप्लाई, ये कितना, ये 4 से मल्टीप्लाई, और ये कितना लास्ट वाला भी जो आपका हाइड्रोजन है वो भी 4 से मल्टीप्लाई। बढ़िया 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 बढ़िया। 3 4 4। कैन वी टच 100 के टुडे? क्या हम आज 100 के स्टूडेंट्स एक साथ लाइव पढ़ा सकते हैं? और एजुकेशन की दुनिया में एक दे देता हूं आपको ताकि आप भी सॉल्व करते रहो, है ना, ट्राई करते रहो साथ साथ में। आए सॉल्व करो, आ जाओ भाई, फटाफट फटाफट बेटा, फटाफट सॉल्व करते चलेंगे, आ जाओ। आओ भाई आओ, करें, क्या लग रहा है? हिट एंड ट्रायल से कर लो बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लो। बट अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो मैंने आपको एक कोफिशिएंट मेथड भी बताया हुआ है, कोफिशिएंट मेथड से भी कर सकते हो, वो अपना पर्सनल मेथड है, ठीक है। चलो आ जाओ, कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लिया करो, एलिमेंट्स लिख लिया करो कौन कौन से। एक है अपना पीबी, है ना, उसके अलावा ये अपना क्या एन है, एक अपना है ओ, और है अपना एक के, और एक है अपना आयोडीन। तो अपने 4 एलिमेंट हैं। यहां पर इसकी संख्या कितनी है, 1, वहां पर कितनी है, 1, बहुत बढ़िया भैया। उसके अलावा देखते हैं नाइट्रोजन कितने हैं, आप देखोगे तो NO3 2 है, तो नाइट्रोजन है यहाँ पर 2, वहां पर कितने हैं, वहां पर नाइट्रोजन बेचारा मेरा है 1। उसके अलावा देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है यहाँ पर 6, वहां पर कितने हैं, वहां पर है मेरे 3। उसके अलावा देखते हैं पोटेशियम कितने हैं, पोटेशियम दोनों जगहों पे 1 और 1। और आयोडीन कितने हैं, आयोडीन यहां पर 1 और वहां पर 2। अब बताओ कैसे करोगे, अब बताओ कैसे करोगे बेटा, फटाफट फटाफट बताते चलें। देखो सबसे पहले क्या करो, देखो कि लेड जो है वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एलिमेंट पे आ जाओ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहां पर 2 यहां पर 1, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, नाइट्रोजन जो है आपका वो बैलेंस हो गया। बट अब यहां पर जो पोटेशियम है ना वो डबल हो गया, मतलब जो पोटेशियम है वो भी 2 हो गए। तो अब मुझे इसको भी यहां पर भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस 2 और 2 लगा दो, बताओ हो गई बैलेंस। अब चेक कर लो पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी, बस 2 लगाए हमने, 1 2 इधर लगाया, 1 2 इधर लगाया। अब चेक कर लो पूरी की पूरी आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। क्या बात, क्या बात यार, ये 1000 बच्चे कम क्यों हैं, 100 के कर ही दो यार, 100 के कर दो फिर, मतलब ये क्या तरीका है? क्या तरीका है तुम्हारा, जल्दी आ जाओ आ जाओ, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर 1 करोड़ रुपए के लिए बेटा, ये रहा, पढ़ लो थोड़ा सा, है ना, ढंग से पढ़ लोगे पास हो जाओगे, फिर मैं खुश हो जाऊंगा, है ना, मैं भी खुश हो जाऊंगा थोड़ा। चलो मेरे को तो लग रहा है कुछ बच्चे हैं ना जो कि इसको, चलो तुम सॉल्व करो, कुछ बच्चे हैं ऐसे जो कि लाइव में आ रहे हैं और जैसे ही 100 के हम पास पहुंच रहे हैं लाइव से छोड़ के चले जा रहे हैं। प्रशांत भैया के आज लाइव नहीं होने देंगे 100 के चलो आ जाओ, अरे हो गए भाई, क्या बात है, चलो भाई तालियां हो जाए। 101 के, एंड दिस इज दी वन ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब हमने शायद एक रिकॉर्ड बना लिया एजुकेशन के अंदर, शायद किसी और के आज तक नहीं हुए हैं ये, तो दिस इज द रिकॉर्ड। और चलो आए करते हैं सॉल्व, आ जाओ आ जाओ भाई। Fe प्लस H2 Fe3O4 और H2, इसको बैलेंस कर दो, फटाफट से बैलेंस कर दो, है ना, वही अपनी नॉर्मल सी जो मैंने आपको बताया रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे, फटाफट से बैलेंस कर दो। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, होमवर्क में दे रहा हूं, ऐसे ही आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। क्या करना है, सबसे पहले लिख देना कि भैया Fe कितने हैं दोनों तरफ, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, दोनों तरफ बैलेंस करा और हो गया, है ना। अगर एमसीक्यू में आता है तो कोफिशिएंट मेथड जो मैं आपको बता चुका हूं वो भी आप करके आ सकते हो। आज उस मेथड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक नया मेथड समझाने में समय लगता है और समय हमारे पास उतना है नहीं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको कर दिया होगा सबने, क्या आ रहा है 3 4 1 4, है ना, यहां पर 3, इस पे आएगा आपका 4 और इस पे आएगा आपका 1 और इस पे आएगा आपका 4। चलो बहुत बढ़िया, आ जाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ रिएक्शंस के ऊपर फटाफट से, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, कितनी अलग अलग टाइप्स की हमारी रिएक्शंस है वो हम सारी की सारी फटाफट से देख लेते हैं। पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बहुत बेसिक है ना, मान लो कि आप हो, आपका एक बहुत अच्छा मित्र है, तो आप दोनों एक साथ रहते हो, आप दोनों कंबाइंड रहते हो, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर भी यही होता है कि एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट दोनों मिल जाते हैं, एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, दोनों मिलजुल के एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A प्लस बी इज इक्वल्स टू AB, ये होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
ठीक है, इसके क्या एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है इसका, जो मैंने आपको अभी बताया था, क्विक लाइम वाटर के साथ मिक्स होता है, CaO प्लस H2O क्या बनाता है, CaOH2 प्लस हीट, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये होता है क्विक लाइम बेटा, ये होता है बेटा स्लेक्ट लाइम, ठीक है, याद रहेगा। और एक रिएक्शन और बता देता हूं, बार बार पूछा जाता है, जब हम इसको लेते हैं, स्लेक्ट लाइम को लेते हैं, और इसके अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं बहुत सारी, तो क्या होता है ना कि जो स्लेट लाइम होता है, मतलब लाइम वाटर जो होता है, ये ना मिल्की हो जाता है, इसका कलर व्हाइट हो जाता है। तो वो क्यों होता है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। क्योंकि एक रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन नोट कर लेना, CaOH2 प्लस CO2, पता है क्या बनाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से जो कलर है वो आपका व्हाइट हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जब भी आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है तो सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। क्लियर, क्लियर, ये याद रहना चाहिए, ये सवाल बार बार पूछा गया है। जितने पॉइंट्स बता रहा हूं सुन लो ध्यान से, सवाल इनमें से किसी पे भी आ सकता है। आए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी इसी का एग्जांपल है, आपको पता है H+O2 = H2O। और देखना, याद रखना, जब भी आप एक इक्वेशन लिखकर आ रहे हो बोर्ड एग्जाम के अंदर, ट्राई करना पहली चीज आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिखकर आओ इफ पॉसिबल। अगर बैलेंसिंग नहीं हो पा रही, समय नहीं है, छोड़ के आ जाना, है ना, बट इफ पॉसिबल बैलेंस इक्वेशन लिखकर आना। दूसरी चीज, आप जब भी कोई इक्वेशन मेंशन करो तो आप ना ये सब जरूर मेंशन करना कि कौन सी स्टेट है, गैस है, लिक्विड है, ये मेंशन करना। वैसे तो इसके नंबर ज्यादा नहीं करते, बट कभी कभार ना कुछ टीचर जो होते हैं वो टीचर गलतियां पकड़ लेते हैं, कह रहे यार इसने मेंशन नहीं करा, इसके नंबर काट दो, तो इसलिए आपको सतर्क रहना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखकर आनी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, फटाफट से डीकंपोजिशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, टूट जाना। जैसे कि आपकी क्रश ने आपका दिल तोड़ दिया, तो क्या हुआ, आपका दिल टूट गया। सिमिलरली क्या होता है, जब एक रिएक्टेंट किसी वजह से टूट जाता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन अलग अलग प्रकार की, अलग अलग टाइप की है। कौन कौन सा टाइप है एक बार फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल, नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ काम हीट का होगा, हीट एनर्जी ही कर पाएगी, है ना, हीट। तो थर्मल डीकंपोजिशन वो डीकंपोजिशन होता है जो कि हीट की वजह से हो रहा होता है, याद रखेंगे इस बात को। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल मैं आपको लिखवा भी चुका हूं, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करोगे किस में बदलेगा, CaO प्लस CO2, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है आपका थर्मोलाइसिस ऑफ फेरस सल्फेट। ये एक एक्टिविटी का सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी गया है, स्टार मार्क कर लेना। देखो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2O। इनका कलर क्या होता है, इनका कलर होता है ग्रीन। जब हम इन्हें हीट करते हैं, मैंने थोड़ी बहुत हीट करी तो जितने भी क्रिस्टल्स हैं ना, जितना भी पानी है वो गायब हो जाता है। पानी गायब हुआ तो क्या बन जाता है, FeSO4, और कलर क्या हो जाता है, व्हाइट, कलरलेस हो जाता है, मतलब कलरलेस हो जाता है। फिर मेरे दिमाग में वो थी कि मुझे तो और गर्म करना है, तो मैंने क्या करा, FeSO4 को और गर्म करा। मैं रुका नहीं, मैं थमा नहीं, है ना, मैं गिरा नहीं, मैंने कहा और गर्म करेंगे। मैंने कहा ठीक है गर्म करके देखते क्या ही होगा। तो क्या हुआ, FeSO4 टूट गया, किसमें टूट गया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। याद रखना ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका कलर बदल गया, अभी इसका कलर कैसा था, अभी इसका कलर था व्हाइट यहां पर, और किसमें कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन के अंदर इसका कलर कन्वर्ट हो गया। उसके अलावा दो गैसेस भी रिलीज हो गई, कौन कौन सी, SO2 और SO3। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो XYZ वाले आपके सवाल होते हैं उनके अंदर ये रिएक्शन बार बार पूछी जाती है। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर हम देखेंगे भी, ठीक है, क्लियर। एक और है जो कि है आपका लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का भी एक ऐसा ही थर्मोलाइसिस का रिएक्शन है, देख लेते हैं। देखो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 2, PbNO3 2। ये विजिबल है ना बेटा, ये विजिबल है नहीं है, ये विजिबल है क्या, ये वीडियो ब्लर हो रही है, एक मिनट, एक बार मुझे पहले एक बार बता दो सभी के सभी, क्या हम पूरी तरीके से विजिबल हैं और कहीं पर कुछ वो तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, डन 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 डन, ओके। देखो लेड नाइट्रेट क्या है, PbNO3 2। अब देखो इसका जो कलर होता है ना वो कुछ नहीं होता, ये कलरलेस होता है, ये एक तरीके का कलरलेस सॉलिड है। अब जब इसको हम हीट करते हैं
तो ये 3 पार्ट्स में टूट जाता है। पहला पार्ट क्या है, पीबीओ लेड ऑक्साइड, जिसका कलर होता है येलो, क्या होता है येलो। और दूसरा इसका पार्ट है NO2, NO2 के अंदर टूट जाता है, गैस है, ठीक है, जो कि होती है ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की। और उसके अलावा एक और गैस निकलती है O2, ऑक्सीजन। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, XYZ वाले जो सवाल होते हैं उनके अंदर बार बार पूछा जाता है। कैसा सवाल आएगा बताता हूं। अ कंपाउंड X इज हीटेड, उसको हमने हीट करा तो 3 सब्सटेंस आए और 2 गैसेज आई, और जो उनमें से एक गैस है ना वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स दे रही है, ब्राउन कलर की वो गैस है। तो बताओ कंपाउंड कौन सा है और गैस कौन सी है। तो ब्राउन कलर जब भी आ जाए दिमाग के अंदर जाना चाहिए NO2 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 NO2, ठीक है, याद रखना है। ये वाली रिएक्शन बार बार पूछी जाती है, इसको नोट में रखेंगे। चलिए, ये वही एक्टिविटी है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूं। चलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। अगली क्या है, अगली क्या है, अगला है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पहले हमने पढ़ लिया कि अपना डिकम्पोजिशन हमने पढ़ लिया, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या हो गया अचानक से, क्या हो गया भाई, अचानक से इतनी चैट्स क्यों चलने लग गई, ब्लर हो गया, ऐसे अचानक से क्या हो जाता है तुम लोगों को। ठीक है, सुनो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। इलेक्ट्रोलाइटिक, आई गेस कुछ ब्लर हो रहा है इस वजह से बच्चे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो चला लेना काम। मतलब एक तो मुझे समझ नहीं आता, आधे बच्चे लिखते हैं ब्लर, आधे बच्चे लिखते हैं नो ब्लर। एक बार मुझे बता दो ब्लर है भी या नहीं है, एक बार बताओ। अब भी लिख रहे हैं नहीं, कुछ लिख रहे हैं हाँ। अबे ऐसा मत करो यार, तुम एक लाइन पे रहो यार, ये क्या तरीका है। नो बेटा, अब किसी ने लिखा ब्लर, बहुत मारूंगा। जब आधे लिख रहे हैं नहीं है ब्लर, तुम्हारे कैसे आ रहा है ब्लर यार, यार क्या कैसी बातें करते हो तुम यार। चलो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देख लेते हैं फटाफट से। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोजिशन हो रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल है H2O। H2O जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोजिशन हो रहा है। H2O जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, वो ब्रेक कर जाता है H2 गैस के अंदर और O2 गैस के अंदर, ठीक है, H2 गैस के अंदर और O2 गैस के अंदर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी जो एक्टिविटी होती है ना, उसके अंदर एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। अब एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का जो वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है उसके अंदर याद रख लेना कि जो हाइड्रोजन गैस है वो तो कैथोड पे बनती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे बनती है। फिर से बोल रहा हूं, हाइड्रोजन बनती है कैथोड पे, ऑक्सीजन बनती है एनोड पे। ये सवाल आपके पेपर के अंदर आपको 2 तारीख को दिखेगा, तो ये मत बोलना कि भैया ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, बता रखा है, ठीक है। ये सवाल दिख सकता है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों का रेशियो कितना है, रेशियो कितना है, रेशियो है 2:1। कितना है बेटा, 2:1, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है, 2:1, ठीक है। चलो आ जाए, आगे बढ़ते हैं। इसका एक और एग्जांपल है जो कि NaCl। NaCl का भी डिकम्पोजिशन होता है सिमिलर वे में ही, कि जो NaCl है वो ब्रेक कर जाता है Na और Cl2 के अंदर। बट मेजरली जो ये वाला है ना, यहीं पर ही आपके ज्यादातर सवाल आते हैं, है ना, जो आपका वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। आप इसका भी याद कर सकते हो कि जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस कहां पर मिलती है, क्लोरीन गैस एनोड पे मिलती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलती है। ये भी आप यहां पर मार्क कर सकते हो बेटा फटाफट से, कि जो आपकी क्लोरीन गैस है वो कहां मिलती है, एनोड में, और जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो मिलती है कैथोड में। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा बेसिक से पढ़ाओ। बेटा एग्जाम आपके 3 दिन में है, बेसिक से मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, आप मेरी थोड़ी सी दुविधा को समझने के प्रयास कीजिए। अगर मैं बेसिक से पढ़ाने लगूंगा तो मुझे आपको दिन में 24 में से 12 घंटे पढ़ाना पड़ेगा, और अगर मैं 12 घंटे पढ़ाऊंगा तो तुम सेल्फ रिवीजन कब करोगे मूर्खो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका फोटो डिकम्पोजिशन। सारी रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट बताता चल रहा हूं। फोटो डिकम्पोजिशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है, पहले होता क्या है फोटो डिकम्पोजिशन, सनलाइट की मदद से एलिमेंट टूट जाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, सबसे बड़ा एग्जांपल है AgCl। AgCl को जब हम धूप में रख देते हैं तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है Ag और Cl2 के अंदर। इसमें सवाल कैसा आएगा, सुन लो ध्यान से, सवाल आएगा, एक नाम ले लो, एक नाम ले लेते हैं नेहा, है ना। नेहा अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, उसने क्या करा, एक प्लेट के अंदर एक सब्सटेंस लिया X, उस सब्सटेंस को उसने धूप में रख दिया, है ना। नेहा ने सब्सटेंस को धूप में रख दिया। अब जब उसने उस सब्सटेंस को देखा ना, तो थोड़ी देर बाद उस सब्सटेंस का कलर जो है वो ग्रे कलर का हो गया था, पहले व्हाइट था, ग्रे में कन्वर्ट हो गया सब्सटेंस। अब ये बताओ सब्सटेंस कौन सा है और रिएक्शन कौन सी हुई है। तो भैया याद रखना, सब्सटेंस होगा AgCl, पहले कलर होता है व्हाइट,
जब धूप में रखते हैं क्या हो जाता है, ग्रे। रिएक्शन कौन सी है, फोटो डिकम्पोजिशन। याद रहेगा, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल होता है एजीबीआर। एजीबीआर का कलर होता है आपका येलो, और ये भी ग्रे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। क्लियर बेटा। और ये जो रिएक्शन है ये पता है कहां यूज होती है, ये यूज होती है आपकी फोटोग्राफीज के अंदर, है ना। अब जो लेटेस्ट फोटोग्राफीज है वहां पर तो यूज नहीं होती, बट जो पुराने वो होते थे ना, आपने देखो कैसेट्स जो आती थी जिसके अंदर ऐसे वो रील होती थी, वो वाली रील नहीं जो तुम आजकल देखते रहते हो, वो वाली रील नहीं, वो एक रील होती थी पुराने कैमरास के अंदर, उसमें ये जो रिएक्शन है वो ये यूज करते थे। ठीक है, चलिए, है ना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़े, है ना। ये इसकी रिएक्शन, ये इसकी वो है एक्टिविटी है। एक्टिविटी मैंने आपको समझाई दी है। AgCl प्लस सनलाइट क्या होता है, Ag प्लस Cl2 के अंदर ब्रेक डाउन कर जाता है। अब हम बढ़ गए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर, चिंटू लाल मिंटू लाल की कहानियों के ऊपर। एक बच्चा पूछ रहा है भैया वो जो रिएक्शन हमने देखी थी उसके अंदर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का जो क्वांटिटी थी वो डबल क्यों थी, हाइड्रोजन गैस डबल क्यों थी क्लोरीन गैस के, क्योंकि जब हमने बैलेंस करी रिएक्शन तो आपने देखा होगा 2H2 और क्लोरीन का कोफिशिएंट क्या था 1, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल होगी। देखते हैं डी अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है भाई, अपनी कहानी वापस से बार बार नहीं समझाऊंगा वरना तुम लोगों को दुख होने लग जाता है जब मैं उस कहानी को समझाता हूं। ये अपना चिंटू लाल है ना, ये अपना उसकी महबूबा, ये अपना मिंटू लाल। क्या हुआ था भैया, जो मिंटू लाल था, मिंटू लाल के 10th क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स आए थे, मिंटू लाल के 10th क्लास के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, जबकि जो अपने चिंटू लाल थे उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। तो महबूबा ने बोला कि भाई जिसके 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे मैं तो उसके साथ रहूंगी। तो क्या हुआ, बेचारा चिंटू लाल जिंदगी में अकेला रह गया और महबूबा किसके साथ चली गई, मिंटू लाल के साथ। तो यही होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है ड्यू टू रिएक्टिविटी। जो ज्यादा रिएक्टिव वो उसको क्या करने वाला है, डिस्प्लेस करने वाला है। एक बार फटाफट से रिएक्टिविटी चार्ट को समझ लेते हैं। रिएक्टिविटी चार्ट बड़ा जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका रिएक्टिविटी चार्ट है, आई होप ये विजिबल होगा, है ना। इसको याद करने की टेक्निक क्या है, याद करने की टेक्निक है, ध्यान से देखना, कैटरीना, कैटरीना कैसे, कैटरीना अपनी अपनी आपकी टेक्निक्स होगी, मैं जिस टेक्निक से याद कराता हूं मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। सलमान भाई की स्टोरी याद करते हैं, कैटरीना, ठीक है। कैटरीना ने ये बैरियम को काट देना यहां से, ठीक है। कैटरीना ने कार मांगी, CA और MG, कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, मतलब देख रहे हो पहले उसने ऑल्टो मांगी, फिर जेन मांगी, फिर फरारी मांग ली डायरेक्टली, फरारी, ठीक है। फिर भी टीबी को क्या बोलते हैं, फिर भी है, एच से क्या होता है है, फिर भी है, क्यों क्यों क्यों, ध्यान से देखना, क्यों मिली, ये जो मरकरी है, मरकरी को हम लिखते हैं मिली क्या, सिल्वर ऑडी, सिल्वर ऑडी, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपको पूरा का पूरा जो आपने अपने अपने सबके तरीके बना रखे होंगे, अगर इससे याद करना चाहते हो कर सकते हो कि कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो देन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। मेरे एंड से बेटा अगर कोई ब्लर हो जाए तो मुझे बता देना, पर तुम्हें अलग ही ब्लर दिखते रहते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अपनी स्क्रीन के ऊपर ना अपनी स्क्रीन खोल लूंगा, तुम्हारी चैट में बंद कर दूंगा, और अगर मुझे मेरी स्क्रीन के ऊपर कोई ब्लर नहीं दिखा और तुम ब्लर लिख रहे हो फिर ध्यान रखना, चलो, है ना, क्लियर। चलें, ये होता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव नीचे जाते जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। जो ज्यादा रिएक्टिव वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। वो बेचारा चिंटू लाल बन जाएगा। चिंटू लाल को मिंटू लाल ने क्या करा, डिस्प्लेस करा। क्यों करा, क्योंकि उसकी 10th में परसेंटेज कम थी। सिमिलरली जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है वो कम वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है ये एग्जांपल को बेटा बहुत ध्यान से देखना। Zn प्लस CuSO4 क्या कर देगा, ZnSO4 प्लस Cu। क्यों, क्योंकि जो Zn है आप देख सकते हो टेबल के अंदर, जो Zn है वो ऊपर आता है और Cu जो होता है वो नीचे आता है, तो वो इसको डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल इसके पास एबिलिटी है। अब मुझे एक सवाल बताओ, अगर कभी कभार ना एग्जामिनर आपको ट्रिक करेंगे, वो ये सवाल दे देंगे, ध्यान से देखना, Cu प्लस ZnSO4, बताओ रिएक्शन क्या होगी, बताओ रिएक्शन क्या होगी। अब कुछ मूर्ख बालक क्या करेंगे, उन्हें याद होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस करा देंगे और CuSO4 प्लस Zn लिख के आ जाएंगे, है ना। बट उसका करेक्ट आंसर क्या है, नो रिएक्शन। क्यों,
क्योंकि जो आपका कॉपर है बेचारा वो तो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा जिंक को यार। कॉपर कह रहा है मेरे पे इतनी ताकत नहीं है, मेरे पे इतनी एनर्जी नहीं भाई, तेरे पे होगी मेरे पे नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये होता है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल एक और मैं बता चुका हूं, कॉपर सल्फेट CuSO4 को क्या करता है, जो आयरन जो आता है वो आयरन डिस्प्लेस कर देता है। पहले सोल्यूशन का कलर क्या होता था, ब्लू, फिर क्या हो जाता है, ग्रीन। वो वाला कलर हमें याद रखना है। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, एकदम फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये आपका वही वाला एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूं, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu बना लेता है। पहले जो इसका कलर होता है वो होता है ब्लू, और अब इसका कलर हो जाता है क्या, ग्रीन। इसका एक और एग्जांपल है, ये भी आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये एक्टिविटी एक एक्टिविटी मैं आपको ऑलरेडी ये वाली समझा चुका हूं, तो इसको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसके अंदर दो एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं। मतलब एक और एग्जांपल से ले लेते हैं, पहले चिंटू लाल मिंटू लाल की कहानी थी, अब भाई देखो दो दोस्तों की कहानी लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा दोस्त ए, ये तुम बी, ये दो और दोस्त हैं सी, और ये है डी, ठीक है। तो क्या हुआ कि तुम्हारी दोस्ती इससे खराब हो गई और इसकी दोस्ती इससे खराब हो गई, और तुमने सोचा कि दोस्त को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो भैया जो डी वाला दोस्त था ये अब ए के साथ आ गया, और जो तुम थे वो सी के साथ चले गए। ये क्या हुआ, वो अक्षय कुमार का मीम आता है ना, ऐसे वाला मीम आता है ना, वो वाली कहानी हो गई है। तो उस मीम के चलते हुए क्या हुआ, अदली बदली हो गई, और ये आपकी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ये वाली एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। देखो हम क्या करते हैं इस एक्टिविटी के अंदर, दो सोल्यूशन लेते हैं। पहले हम सोल्यूशन लेते हैं NO2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट। दूसरा हम लेते हैं क्या, बेरियम क्लोराइड। दोनों को हम मिलाते हैं, जब हम मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, पहले तो एक कलरलेस थे, बट होता क्या है ना, एक येलो कलर का सब्सटेंस बन जाता है, एक येलो कलर का सब्सटेंस बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, जो कि सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट बन जाता है येलो कलर का, है ना, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। हम सोचते हैं कैसे बना, तो यहां पर क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, और ये जो BaSO4 बना ना, ये क्या है, ये है प्रेसिपिटेट, सॉलिड फॉर्म में ये डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, और एक्वस फॉर्म में क्या है, NaCl। तो ये है आपका बेस्ट एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये बार बार ये सवाल में पूछा जाता है। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है, एक बार फटाफट से बता दें, फिर हम आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। बताएं बताएं बताएं, जल्दी बताएं। अरे हाँ यार, मतलब ठीक है, मान लो, अरे मेरी गलती, व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, ऐसा होता उसका कलर येलोइश है, अगर एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, है ना, एक्चुअल में उसका कलर होता तो येलो ही है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े क्या बताओ, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को फटाफट से पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर होता है ऑक्सीजन का एड ऑन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर हाइड्रोजन जा रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन चला जाए, दोनों ही केसेस के अंदर ऑक्सीडेशन में मान लूंगा। और रिडक्शन क्या होता है, या तो ऑक्सीजन जा रहा है या तो हाइड्रोजन मेरी तरफ आ रहा है, या तो क्या ऑक्सीजन जा रहा है हाइड्रोजन आ रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यही दो केसेस होते हैं। आप कुछ एग्जांपल से समझते हैं और आप बहुत ध्यान से देखना। देखो इस एग्जांपल को देखो, कार्बन था, ऑक्सीजन आया, दोनों जुड़ गए, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, जब उसे ऑक्सीजन मिला तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब एक रिडक्शन का एग्जांपल देखते हैं। रिडक्शन का एग्जांपल देखो, यहां पर क्या है, नाइट्रोजन, इसको क्या मिल गया, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है, रिडक्शन। सिमिलरली एक और देखते हैं, ये देखो ZnO प्लस C, पहले Zn के पास ऑक्सीजन था, बट अब क्या हुआ, ऑक्सीजन बेचारा चला गया, Zn रह गया जिंदगी में अकेला। और जब ऑक्सीजन जाता है तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन जाता है तो रिडक्शन कहलाता है। तो ये भी रिएक्शन ZnO के केस के अंदर क्या हुई है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर। अब सुनो, एक रिएक्शन होती है रिडॉक्स। रिडॉक्स क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। कैसे, यही वो रिएक्शन है, ध्यान से देखते हैं इस रिएक्शन को, एकदम ध्यान से देखते हैं, आपको समझ आएगा।
देखो इस रिएक्शन को देखो, एकदम प्यार से देखो, ये देखो ZNO, इसके पास ऑक्सीजन था बट इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं था। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ZNO का ऑक्सीजन तो गायब हो गया, तो क्या हुआ, इसका तो क्या हुआ, रिडक्शन। बट कार्बन को मिल गया ऑक्सीजन, तो क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ? हाँ हुआ। तो इस केस के अंदर इस वाले कंपाउंड का ZNO का रिडक्शन और कार्बन का ऑक्सीडेशन, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। सवाल कहां से पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाने वाला है कि एक आपको रिएक्शन दे देंगे और बोलेंगे कि कौन सा कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन से कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। इस केस के अंदर बताओ रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, फटाफट बताएं, जल्दी बताएं। रिड्यूसिंग एजेंट उसको मैं RA से लिख रहा हूं और ऑक्सीडेशन एजेंट को मैं OA से लिख रहा हूं। मैं पानी पीता हूं जब तक बताएंगे। शायरी तो मैं मार ही नहीं रहा, शायरी OP क्यों लिख रहे हो भाई? एक बच्चा लिख रहा है, भैया किसी टीचर ने आपके बारे में आज बोला कि आप अच्छा नहीं पढ़ा। अरे यार, जिसको बोलना है बोलने दिया करो, तुम्हें क्या टेंशन है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग वैसे बोलते हैं, मेरे को उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कल मैंने नेक्स्ट टॉपर का जो हमारा जो बैच था उसके अंदर मैंने बच्चों को मैसेज डाला था कि मैराथन में आ जाना और नेक्स्ट टॉपर की DP लगा लेना। अभी मेरा उन सभी स्टूडेंट से सवाल है जो कि नेक्स्ट टॉपर में मुझसे पढ़े हैं, तुम यहां पर बता दो कि जब तुमने अभय बैच में क्लासेस ली थी उसके बाद जब तुम्हारे प्री बोर्ड थे, क्या तुम्हारे साइंस में मार्क्स इंक्रीज हुए थे या नहीं हुए थे? अगर हुए थे तो यस कर दो। जितने भी नेक्स्ट टॉपर की DP में आपको दिखेंगे वो सारे हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, तो आप खुद देख लेना, भी आपको आंसर यहाँ पर दिख जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, ठीक है। अगर मिले थे, अगर आपके नंबर इंक्रीज हुए थे तो यस लिख देना, ठीक है। आप देख सकते हो, ऑलरेडी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए बताएं क्या आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एजेंट कौन कौन सा है? अरे भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, देखो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए वो एजेंट। एजेंट कौन होते हैं? जो LIC एजेंट होते हैं। LIC एजेंट क्या करते हैं? आपकी पॉलिसी करवाते हैं, आपके घर आते हैं, आपके मम्मी पापा से बोलते हैं यार पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो। सिमिलरली एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो कि सामने वाले को रिड्यूस कराएगा। आप देख सकते हो जैसे कि इस केस के अंदर, बहुत ध्यान से देखना, इस केस के अंदर रिड्यूस कौन हुआ है? रिड्यूस कौन हुआ है? रिड्यूस हुआ है ZNO। ZNO क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। करवाया किसने? करवाया किसने? कार्बन ने। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन? रिड्यूसिंग एजेंट कौन? कार्बन। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसने ऑक्सीडाइज करवाया है। ऑक्सीडाइज हुआ कौन? कार्बन। करवाया किसने? ZNO। करवाया किसने? ZNO, ठीक है। इस पर हर बार एक सवाल आता है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, बट ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता होना चाहिए। एक सवाल आपको दे देता हूं, इसके अंदर पहले बता दो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? डेफिनेशन होती है। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, बट एक और डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन भी सुन के जाओ। इसका सवाल ज्यादातर नहीं आता, बट अगर आ गया तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा एक भी सवाल मिस करवाऊं, क्योंकि मेरा सपना है 80 आउट ऑफ 80। मैं यहाँ पर 50-60 नंबर तुम्हें पास करवाने की नहीं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं 80 में से 80 नंबर, ठीक है। अब देखो एक चीज होती है कि जब भी कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है, जैसे कि यहां पर देखो Zn ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तभी जाकर तो वो Zn2+ बना। Zn2+ का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब भी कोई अपने इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, यहां पर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो हो गया ऑक्सीडाइज। क्या हो गया? वो हो गया अपना ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। इस चीज को याद रखना, कभी कभार ये डायरेक्टली ऐसी रिएक्शन आ जाती है Zn+Cu2+, Zn2+ और Cu। अब बच्चे पूछते हैं भैया इसमें कौन रिड्यूस हुआ, इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ? आपको बस इतना देखना है किसने इलेक्ट्रॉन दिए, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो ऑक्सीडाइज। यहां पर देखो Zn पहले 0 वैलेंसी पे था, अब Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तभी तो +2 का चार्ज आया ना, तो क्या हुआ? Zn क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ। जबकि कॉपर देखो
कॉपर ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कॉपर क्या हुआ, कॉपर हमारा बेचारा प्यारा 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 रिड्यूस हो गया। इस चीज को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन जो देगा वो ऑक्सीडाइज्ड, इलेक्ट्रॉन जो लेगा वो क्या होगा, रिड्यूस्ड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब एक इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन है, शॉर्ट सी चीज है, इसमें थ्योरी बेस्ड सवाल आपका आ सकता है। थ्योरी बेस्ड सवाल किस किस में आ सकता है, कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होती है ना। कभी कभार बेसिक डेफिनेशंस आ सकती हैं, तो डेफिनेशंस देख लो, इसमें कुछ पढ़ाने का कुछ है नहीं कि कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होती है, आपकी आयरन में रस्टिंग लगती है ना। बस एक चीज याद रखना, जो कि लॉजिकल सवाल यहां से पूछा जा सकता है, वो ये है कि आयरन को रस्टिंग के लिए 2 चीजें चाहिए, 2 चीजें चाहिए। सबसे पहला है पानी, और दूसरा है क्या, दूसरा है आपका ऑक्सीजन, एयर, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज गायब है तो रस्टिंग कभी नहीं हो सकती है। लॉजिकल सवाल यहां पर पूछा जा सकता है कि एक आयरन है ना, उसको हमने एयर में रखा है, बट एयर के अंदर मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है मतलब H2O नहीं है, तो क्या रस्टिंग होगी, तो उसका आंसर होगा नहीं। ये दोनों मैंडेटरी कंडीशन है, अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी, रस्टिंग नहीं होगी आयरन की। इस पे लॉजिकल क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा रस्टिंग आपको पता है क्या होता है, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स द रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। उसके अलावा एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो कि है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं ना आपके खाने वाले आइटम, जिनके अंदर फैट होता है, ऑयल होता है, आपने देखा होगा कुछ समय बाद ना उनका जो टेस्ट होता है, उनकी जो स्मेल होती है वो बदल जाती है ना, या वो सील जाते हैं। जैसे आप भुजिया का पैकेट लेके आओ, भुजिया का पैकेट को बाहर रख दो बारिश के मौसम में, थोड़ी देर बाद वो सील जाएगी, उसका टेस्ट बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, उनके अंदर फैट और ऑयल्स होते हैं, और वो जो मॉइस्चर होता है उससे वो रिएक्ट कर लेते हैं, और जब वो रिएक्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, उनके साथ एक प्रोसेस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, टेस्ट एंड ओडोर ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू द एयर। इस चीज को हमें याद रखना है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा,